गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं एक नया लेसन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पहला पार्ट। तो जो कि आपकी क्लास +2 कॉमर्स का सब्जेक्ट 2 है, अकाउंटेंसी 2 का एक पार्ट है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म, कि जब सारे पार्टनर्स के बीच में उनकी जो पार्टनरशिप वाले जो रिश्ते हैं ख़त्म हो जाएं, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि बुक्स को बंद कर देते हैं, हमारा जो बिजनेस है ऑल टुगेदर बंद हो जाता है, एसेट्स को हम बेच देते हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम पेमेंट कर देते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस क्लोज हो गया, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ऐसी कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ऐसे कौन कौन सी मतलब कारण हैं जिनके कारण डिसोल्यूशन पॉसिबल हो सकती है या हो जाती है। तो नंबर 1 उनमें इनके हम उसको 5 डिफरेंट वेज से क्लासीफाई करेंगे। नंबर 1 है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कि अगर ऑल द पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, कि सारे पार्टनर्स आपस में कंसेंट कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हाँ इसको हम बंद कर दें, तो ये सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग उसकी डिसोल्यूशन हो जाती है। देन दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो इसमें कुछ एक कॉन्सिक्वेंस कारण है जिसके सर्कमस्टेंस ऐसे जिसके कारण कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन वैसे थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना पार्ट सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से वो रीज़न है कि या तो सारे के पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, या बुक्स में आपके लिखा होता है कि एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं। उसका कारण यही है कि अगर एक ही पार्टनर बच गया तो एक ही जो पर्सन है वो पार्टनरशिप को नहीं चला सकता। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए। तो दूसरा है कि अगर कोई एनिमी कंट्री का जो रेजिडेंट है वो इसका एक पार्टनर बन जाए तब भी हो जाएगी। फिर या बिजनेस ही पूरे का पूरा इलीगल डिक्लेयर हो जाए, या नंबर ऑफ़ पार्टनर्स जो हैं 50 से इंक्रीज़ हो जाएं। ठीक है, तो इन चारों केसेस के अंदर क्या है, हम उसकी कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोल सकते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये वाला। थर्ड पार्ट के अंदर है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, कि अगर एक सिंगल पार्टनर भी नोटिस देता है बाकी हो कि हाँ मेरी ये इंटेंशन है कि इसको हम डिसॉल्व कर दें, और बाकी के पार्टनर अगर उससे सहमत हो जाएं, तब उसको हम कहते हैं कि डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो ये सेक्शन 43 के अंडर कवर होता है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास अगली फोर्थ इसकी जो सर्कमस्टांस हैं कि डिसोल्यूशन अपॉन द हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टिंजेंसी। तो ऐसी कौन सी कॉन्टिंजेंसीज हैं, या तो जो पार्टनरशिप की जो टर्म है ख़त्म हो गई, या जो हमने खास एक वेंचर किया था वो एक कुछ पर्टिकुलर सालों के लिए था, वो ख़त्म हो गई, अब ख़त्म हो गई पार्टनरशिप भी। तो इसी तरह से यहाँ पार्टनर्स की डेथ हो जाए या उनकी इंसॉल्वेंसी हो जाए। ठीक है, अब अगला आ गया डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस के लिए, सेक्शन 44। तो इसके अंदर क्या है कि जब कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बड़ा बिल्कुल जस्टिफाइड है कि हाँ इसको बंद कर देना चाहिए, कोई भी ऐसे कारण बन गए, या बाकी पार्टनर्स के ऊपर अगर वो पार्टनर्स कोई गलती करते हैं, किस तरह की गलती करते हैं कि या तो वो इनसाउंड माइंड के हो गए, या परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो गए, या उन्होंने जानबूझ के अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और अगला कि जान के वो गिल्टी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करते हैं या कोई मिसकंडक्ट करते हैं, तो उन केसेस के अंदर कोर्ट दखल देती है, और कोर्ट के दखल से क्या होती है, फर्म का क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब हमने करना है एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से, कि डिफ्रेंशिएट करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मिलते जुलते नाम है, तो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब भी नाम फर्म आ जाए तो ये एक्चुअल में हम कहते हैं कि बिजनेस का एंड हो रहा है। तो पहले इसी का ये पार्ट हम सारा करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अकाउंट की क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स रियलाइज हो गई, लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया, और ये वॉलंटरी या कंपल्सरी भी हो सकती है, कोर्ट के दखल से भी हो सकती है, और सभी को पता चल जाता है इसका, इनसाइडर्स को भी और आउटसाइडर जनरल पब्लिक को भी, कि हाँ ये फर्म बंद हो गई। पर इसके उल्ट यहाँ पे क्या है
कि इसमें सिर्फ मियरली कुछ रिलेशनशिप के अंदर चेंज होती है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, या कोई एडमिशन रिटायरमेंट होती है। इसके अंदर बुक्स को हम बंद नहीं करते, एसेट्स को हम बेचते नहीं, सिर्फ रिवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पे ये हमेशा वॉलंटरीली होती है, कंपलसरी नहीं होती, कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हो सकती, और ये सिर्फ इनसाइडर्स को ही पता होता है, पार्टनर्स को ही पता होता है कि हाँ हमने ऐसी चेंज की है। तो इस सारे को एक इसकी एग्जांपल जो हम करते हैं, बड़ी वाली एग्जांपल पहले करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट जो हम नाम आया बीच में, रियलाइज़ करना, तो वो कैसे बनाना है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ पे साइट की है कि XYZ 3 पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर थे, और उनका जो बिजनेस था इस तरह से, उनकी ये बैलेंस शीट है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है कि डिज़ोल्व करना है फर्म को, और एसेट्स को उन्होंने बेच दिया 1,50,000 में, और ये सारा एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के, मान लो कि इन्होंने किसी के जिम्मे लगाया था काम, और उसका खर्चा जो है सारा काम करवाने का वो है 5,000 रुपये। क्लोज़ करो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमने क्लोज़ करना है। तो इसके अंदर हमने बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। पहले जो लेसन हमने किए हैं 3-4 पार्टनरशिप वाले, उनके अंदर बनाए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे तैयार करना है, साथ के साथ हमने ये देखना है कि बाकी कौन से अकाउंट्स बनेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो हमें बनाने पड़ेंगे कि उनके पहले क्या बैलेंस थे, अब रियलाइजेशन करने के बाद उनको क्या मिला है, और बाकी के उनके हमने कितने पैसे देने हैं। साथ में इसकी कोई नई बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्योंकि अब बिजनेस ही क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, जस्ट एक कैश अकाउंट बनाएंगे कि हाँ कितने पैसे पड़े थे, कितने हमने कहीं से एसेट्स को बेच के आए, और कितने हमने लाइबिलिटीज़ पे की, और बाकी के जो बचे हुए पैसे हमने पार्टनर्स को दे दिए। तो कैश का जो बैलेंस है दोनों साइड्स पे आपका मिलना चाहिए, और कोई कैश जो है उसका ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं आएगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कैश कोई बैलेंस नहीं आएगा, कैश ख़त्म हो जाएगा लास्ट में बिल्कुल। तो अब इसके अंदर हमें ये चीज़ें दी हुई हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए स्टेप्स क्या हैं, बहुत ध्यान से देखना है इसमें आपने। तो एसेट्स को हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर ये है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। तो इसमें हमने कैसे कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा, पहले स्टेप्स बताता हूँ आपको कि सारी जो एसेट्स हैं वो सारी हम ले आएँ कैश को छोड़ के। कैश को हमने नहीं लेके आना, कैश को हम लेके जाएंगे कैश अकाउंट के अंदर ही, तो इसको हमने छोड़ देना है। बाकी सारी एसेट्स को लेके आएंगे हम इस साइड पे। कैसे लेके आते हैं हम, देखो कि ये स्टॉक, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, इन सभी को मैं यहाँ से उठा के लेके आता हूँ हम इस जगह पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो डेबिट की चीज़ें डेबिट साइड पे ही आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर पड़ा है हमारे पास डेटर्स पड़े हैं। तो डेटर्स की जो प्रोविज़न साथ में पड़ी है उसको हमने नहीं लेके आना, हम सिर्फ लेके आएंगे डेटर्स को। तो डेटर्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे अब। तो ये हो गए डेटर्स भी आ गए यहाँ पे। जो इसकी प्रोविज़न है ये एक तरह से लेस हुई थी यहाँ पे, तो ये क्रेडिट की आइटम है, तो इसको हम लेके जाएंगे क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे इसको हम लेके जाते हैं, यहाँ पे प्रोविज़न ये पड़ी। ठीक है, इसी तरह से 2 क्रेडिट की आइटम ये पड़ी हैं हमारी, आउटसाइड लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल पेबल। इसको भी हम लेके जाएंगे कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो ये भी कहाँ पे आ गई हमारे पास, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो कैश को हमने नहीं लेके आना, यहाँ से कैश को नहीं उठाना, कैपिटल और रिज़र्व फंड को नहीं उठाना, ये बाकी सारा देखो ब्लैंक हो ही गया है, इसको हमने उठा लिया हुआ है। तो इतना करने के बाद हमारा बैलेंस शीट में से हमने कैपिटल और रिज़र्व को छोड़ना है और कैश को छोड़ देना है। ठीक है, बाकी चीज़ें डेबिट वाली डेबिट में आ गई, क्रेडिट वाली क्रेडिट में आ गई। जो प्रोविज़न थी उसको भी हमने इधर लिखने की बजाय क्रेडिट में लेके आना है। और साथ में अब एंड पे इसकी जो हमारे पास दी हुई हैं एडजस्टमेंट्स के एसेट्स को 1.5 लाख में बेचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एसेट्स की सोल्ड कितने कर दी, 1.5 लाख। खर्चा कितना हो गया, 5,000, तो 5,000 यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास जो है एक फ़िगर ये वाली रह गई। क्या मतलब है इसका
कि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ कि हमने इनको क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए हैं। ठीक है, तो जो क्रेडिटर्स हैं 19,000 और 5,000, इसको हम ऑटोमेटिकली पे करेंगे फुल इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। इन 19,000 और 5,000 24,000 रुपये हम सारे पे कर देंगे इनको। तो 24,000 रुपये हमने यहाँ पे बैंक में पे कर दिए। ठीक है, तो इतना करना था हमने। एसेट्स इधर आई थी, लाइबिलिटीज़ इधर आई थी, जो पैसे एसेट्स को बेच के आए हैं इधर आ गए, इनको काम को करने को जो खर्चा इधर आ गया, लाइबिलिटीज़ को पे करना ही करना है हमने, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन दी हो या ना दी हो, तो इधर 24,000 आ गया। अब हमने हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट है, तो यहाँ पे हम दोनों को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हमारे पास प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो आया है, तो तीनों पार्टनर्स के अंदर इक्वली, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने बनाना है रियलाइजेशन के बाद कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स के लिए हम दोबारा फिर देखते हैं कि जहाँ पे जो रिमेनिंग फिगर्स रह गई, कैपिटल अकाउंट और रिज़र्व फंड, इन दोनों को हम लेके आएंगे उधर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट और रिज़र्व फंड को, कैपिटल अकाउंट के 40, 30 और 25, साथ में 12,000 रुपये रिज़र्व फंड, 12,000 रुपये के 3 हिस्से कर देंगे बराबर, 4, 4, 4 यार, तो क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं तो इनको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हमारा कैपिटल अकाउंट कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारे पार्टनर्स ABC नाम है इनका, तो हम यहाँ पे ABC लिखते हैं। तो यहाँ पे 40, 30, 25 उनका कैपिटल ओल्ड बैलेंस था, 4-4 हज़ार रुपये उनके रिजर्व से आ गए, उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। ऊपर से ये जो हमें प्रॉफिट मिला रियलाइजेशन का, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम तीनों को। और कोई इनके लिए कोई ऐसी कोई अलग से इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई पार्टनर्स की, तो इनका जब हम बैलेंस करेंगे तो वही बैलेंस हमने इधर लेके आना है, और बाकी इनकी जो बैलेंसिंग फ़िगर भी वही बन गई कि अब ये जो बैलेंसिंग फ़िगर्स इनकी आई हैं, इन पार्टनर्स को हमने इतने इतने पैसे पे करने हैं, और इसको हम लिखेंगे अब कैश काउंट के अंदर कि एक्चुअल में इनको पे कर दिया। तो यहाँ पे बनाएंगे कैश काउंट। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जो फिगर हमने बैलेंस शीट में छोड़ी थी, कैश एट बैंक, अभी तक ये पड़ी है रेड ग्रीन, तो इसको हम लेके आएंगे कैश काउंट में। इसका ओपनिंग बैलेंस 2500 रुपये, तो 2500 रुपये यहाँ पे ये आ गया। 1.5 लाख रुपये हमारे पास आए थे एसेट्स को बेच के, वो आ गए। 24,000 और 5,000 हमने पे किए थे, तो 24,000 और 5,000 हमने वैसे पे कर दिए, और बाकी की जो पेमेंट है हमने किसको करनी है, तीनों पार्टनर्स को, तो वो तीनों पार्टनर्स का बैलेंस इधर आ जाएगा। तो इस तरह से सारी पेमेंट करने पे हमारे पास कोई कैश एंड के ऊपर नहीं बचेगा। यही इसका एक प्रूफ है कि हमारी जो सारा सम जो है बिल्कुल ओके है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये था कि आपने यहाँ पे भूलना नहीं है कि लाइबिलिटीज़ को पे करना ही करना है, चाहे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है चाहे नहीं दी। तो 1 बाय 1 स्टेप्स क्या थे कि सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करो, सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करो, इधर प्रोविजंस को भी ट्रांसफ़र करो, इनको बेच के जो आया इधर लिखो, जो खर्चे हुए हैं सारे काम करने के इधर लिखो, लाइबिलिटी को हमने पे करना ही करना है, तो वो इसकी फ़िगर को हमने यहाँ पे लिखना है। बैलेंस करने पे हमने देखना है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है, तो उसको प्रॉफिट को हम लेके जाएंगे आगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर के ओल्ड कैपिटल में जोड़ देंगे। अगर रिज़र्व दिए हुए हैं तो रिज़र्व्स को इक्वली डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि इक्वल पार्टनर से, और साथ में हमने बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर कोई भी क्लोजिंग बैलेंस हमारा नहीं बचेगा, यही इसका एक प्रूफ है। बैलेंस शीट फाइनल हमारी कोई बननी नहीं है क्योंकि बिजनेस क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा डिसोल्यूशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक आस्पेक्ट। अगर इसको आप ध्यान से कर लो तो बाकी सिर्फ इसके साथ में मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे बुक के अंदर। तो अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट कि जो हमने अभी पढ़ा है रियलाइजेशन अकाउंट, और इससे पहले जो पढ़ते आ रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट को ही हम देख लेते हैं ध्यान से कि ये प्रिपेयर किया था डिसोल्यूशन के टाइम पे, इसको बनाया था रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, इसको बनाया था, ये सिर्फ लाइफ में एक टाइम पे बनेगा जब बिजनेस बंद होएगा। ये हम बिजनेस की लाइफ में कई बार बना सकते हैं, कभी एडमिशन, कभी रिटायरमेंट के टाइम, कभी सिंपल आपस में अगर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली। ठीक है, अगला कि इसके अंदर बिजनेस बंद हो जाएगा, बुक्स क्लोज हो जाएंगी, इसके अंदर बिजनेस चलता रहता है। इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में।
क्या रिकॉर्ड की थी, अभी बुक वैल्यू सीधी की सीधी ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं, शो उसकी कितनी इंक्रीज़ या कितनी डिक्रीज़ हुई है एसेट्स की वैल्यू में। इसके अंदर इसका पर्पस होता है ये जानना कि रियलाइजेशन के ऊपर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके अंदर हमारा मेन पर्पस होता है कि उसको हमने रिवाइज वैल्यूज़ के ऊपर शो करना है। इसके अंदर हमने कंसीडर करनी है सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ठीक है, एक्सेप्ट कैश। इसके अंदर हमने कंसीडर की थी कि जिन एसेट्स की वैल्यू के अंदर चेंज आई है, सिर्फ जिनको हमने सिर्फ रिवैल्यूएट किया है। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन थ्योरी वाले पार्ट के अंदर बहुत बार आता है। 3-4 क्वेश्चन मैंने पहले बताए हैं आपको कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या होती है, सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंस क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे पार्ट्स। अब छोटा सा क्वेश्चन है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो सारे एक्सपेंसेस हमने इंकर किए हैं कि फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आ गया इसके अंदर कि थोड़ी छोटी छोटी जनरल एंट्रीज हमने पास कैसे करनी है, थोड़ी सी इसकी डिफरेंट नेचर की हैं ये। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर हमें पता है कि जब भी कोई डिसोल्यूशन होती है तब हम एसेट्स को जब बेचते हैं तो बीच में से कोई पार्टनर ये बोल सकता है कि ये एसेट मैं ले जाता हूँ किसी एग्रीड वैल्यू के ऊपर, या सेम वैल्यू या कोई और एग्रीड वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो हम पार्टनर का अकाउंट कर देंगे डेबिट, क्योंकि वो कोई एसेट लेके गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कोई वो लाइबिलिटी ले लेता है तब उसका अकाउंट हम कर देंगे पार्टनर का क्रेडिट। ओके, बट डिस्टिंक्शन हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये करनी है कि मान लो कि अगर पार्टनर की बजाय कोई क्रेडिटर या बैंक जिसने कोई लोन दिया हुआ है हमें, वो कोई अगर एसेट ले जाता है, तब उस केस के अंदर हमने कोई एंट्री नहीं करनी। कि अगर मान लो कि 50,000 का लोन था और वो कोई 50,000 की हमारी एसेट ले गया फुल सेटिस्फेक्शन करके कि हाँ जी हमारा अकाउंट क्लियर हो गया, तब हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। या वो 50,000 के बदले में हमारी 40,000 की कोई चीज़ ले गया इन फुल सेटिस्फेक्शन, तब भी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। या वो 50,000 के लोन के बदले में कोई 1 लाख रुपए की हमारी चीज़ ले गया ये कह के कि मैं 50,000 में ही लूँगा इसको, ठीक है, तब भी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर वो 50,000 लोन के बदले हमारी जो कोई 1 लाख वाली चीज़, ठीक है, ये कह के कि मैं इसको 40,000 में लूँगा, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि 50,000 में से वो सिर्फ 40,000 का लोन उतरा है, बाकी की हम 10,000 रुपये की एंट्री करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन वाइज। सबसे पहले स्टॉक 8,000 रुपये का टेकन ओवर बाय द पार्टनर सोहन। अब यहाँ पे पार्टनर ने हमारी एसेट ली है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 8,000 से, पर यहाँ पे टू स्टॉक नहीं डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमने स्टॉक को ऑलरेडी किस में ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे टू रियलाइजेशन, सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था इसका। दूसरी चीज़, स्टॉक वर्थ 8,000 टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटिस्फेक्शन, कि मान लो कि अगर 8,000 का स्टॉक कोई बाहरी बंदा कोई क्रेडिटर ले गया है, चाहे कोई बैंक का लोन वाला ले गया है, उस केस में तब हम कहेंगे नो एंट्री, उसकी हमने कोई एंट्री नहीं करनी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे आ गया कि क्रेडिटर वर्थ 8,000 एक्सेप्टेड टू बी पेड बाय पार्टनर सोहन, कि सोहन एक पार्टनर था, उसने कहा है कि किसी एक क्रेडिटर के 8,000 रुपये मैं दे दूंगा। इसका मतलब अब वो हमारी लाइबिलिटी लेके जा रहा है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। एसेट लेके गया था तो डेबिट, अगर लाइबिलिटी लेके जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट यहाँ पे क्रेडिटर को नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि सारे क्रेडिटर्स वो भी हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हुए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट अगली एंट्रीज और देखो ध्यान से, 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब ये सारी जो चीज़ें हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर बेस्ड हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ही मैं करवाऊँगा आपको।
कि मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ फर्म दे आर 5000, तो नेचुरली पता है कि 5000 रुपये खर्च था, दे दिए होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट टू कैश। यहाँ पे रेफरेंस में लिख सकते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, सिंपल था। अब मान लो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के जो थे 5000 रुपये पर पे कर दिए पार्टनर ने, तो अगर पार्टनर ने फर्म का खर्चा बियर कर लिया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट, कितने से, 5000 के, बट फर्म का खर्चा तो हुआ है ना, तो फर्म यहाँ पे लिखेगी रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें डालेगी खर्चा 5000 रुपये, और साथ के साथ क्योंकि कैश नहीं गया, क्रेडिट किसको करेंगे हम, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तीसरा केस कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के वही 5000 थे, पार्टनर एक्स कहता है कि मैं पे कर दूंगा, पर एक्चुअली उसने 3000 के अंदर ही अपना काम करवा दिया, तो यहाँ पे अब हमारे लिए ये 3000 रुपये इररेलेवेंट है, क्योंकि मैंने उसको एग्री किया था कि 5000 रुपये, हम फर्म ने एग्री किया है एक्स को कि हम उसको 5000 रुपये देंगे, तो हम उसको 5000 रुपये से ही क्रेडिट करेंगे। अब आगे जाके एक्स उस काम को चाहे 3000 में करवाए, चाहे 500 में करवाए, चाहे फ्री में करवाए, चाहे 5000 से ज़्यादा रुपये में करवाए, 10,000 रुपये में, हमारे लिए वो सारी फिगर्स इररेलेवेंट हैं, तो जो हमने एग्री किया है वही फिगर हम डालेंगे। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 5000 रुपये टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5000, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का काम है। अगेन थोड़ी सी और इसमें इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। इस केस के अंदर फिर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ही एग्जांपल है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 के टू बी बोर्न बाय पार्टनर एक्स दे आर पेड बाय, कहता कि 5000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे जो कि पार्टनर एक्स ने माना था कि मेरे हैं, ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैंने देने हैं। अब यहाँ पे हम वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये फर्म का जिम्मा नहीं है खर्च देने का 5000, कि यहाँ पे किसी पार्टनर ने ही देने हैं, कि पार्टनर का ही खुद का खर्चा है एक्स का, ठीक है। अब एक्स का ही खर्चा है, केस नीचे क्या बना है कि पार्टनर एक्स ने ही पे कर दिए अपनी पॉकेट में से, तो इसके मतलब इस चीज़ के अंदर फर्म का कोई लेना देना ही नहीं है, कि ना तो फर्म का खर्चा था, ना ही फर्म ने पे किया, नो एंट्री। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जाम में थोड़ा कम ही आता है। यहाँ पे लिखा था टू बी बोर्न बाय एक्स, कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है एक्स ने ही भरने हैं, और अगर एक्स ने ही भर दिए तो इसमें फ़र्म का कोई रोल नहीं है, तो फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होएगी। बट अगर फर्म एक्स का खर्चा था और भर फर्म ने दिए, इसका मतलब एक्स का खर्चा फर्म ने भरा है, तो एक्स की लाइबिलिटी फर्म ने उठाई है, तो एक्स का खाता हम डेबिट करेंगे, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमारे से क्या चला गया, कैश 5000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एंट्री आएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और, कहता है एक फर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स थे पी क्यू, उन्होंने सारी अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, बट लेटर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनकी हमने जनरल एंट्री पास करनी है। नंबर 1, लोन 15,000 रुपये का पे कर दिया बाय ट्रांसफ़र ऑफ इक्विपमेंट ऑफ सेम वैल्यू, के लोन था कोई 15,000 रुपये का, उसको हमने भुगता दिया 15,000 रुपये की एसेट दे के। तो ये पहले बताया था कि अगर बाहरी किसी बंदे को हम पेमेंट करते हैं, चाहे बैंक है चाहे वो कोई और क्रेडिटर है, और फुल सेटिस्फेक्शन में करते हैं कि 15,000 के बदले 15,000 की एसेट कर दी, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होएगी, चाहे यहाँ पे कोई क्रेडिटर होता तब भी कोई एंट्री नहीं होती। दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले का आंसर क्या आ गया, नो एंट्री। अब लोन ऑफ मिसिस पी, पी पार्टनर है और उसकी जो पत्नी है पी, तो ये खुद पार्टनर नहीं है, ये आउटसाइडर है हमारे लिए, तो ये भी एक क्रेडिटर है। उसका जो लोन था 15,000 रुपये का, वो डिस्चार्ज कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको भी हमने इक्विपमेंट दे दिया, कितने का, 12,000 रुपये का, इन फुल सेटिस्फेक्शन। अगेन वर्ड क्या आ रहा है हमारे पास, इन फुल सेटिस्फेक्शन, कि ये कह के कि 12,000 वाली चीज़ हम आपको 15,000 रुपये में दे रहे हैं, कि अब आपका लोन क्लियर।
अगेन हमें पता है कि जब भी फुल सेटिस्फेक्शन में हो गया, बाहरी बंदे को हो गया, तब नो एंट्री, अगेन नो एंट्री। तीसरा है कि अगर मान लो मिसिस पी, अगेन ये बाहरी बंदा है, 15,000 रुपये का लोन उसको हमने डिस्चार्ज किया है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इक्विपमेंट, जो कि हमारी बुक वैल्यू 12,000 की थी और एग्रीड वैल्यू 10,000 पे, कि उसको हमने कितने पे एग्री करके दिया है, 10,000 के। लोन कितने का था, 15,000 का। तो इसका मतलब है कि 15,000 में से सिर्फ 10,000 रुपये हमने उसके भुगताए हैं, बाकी 5,000 रुपये उसका पेंडिंग है अभी। तो इस केस के अंदर जिसका जितना काम तो क्लियर हो गया उसकी कोई एंट्री नहीं, बाकी का जो 5,000 है सिर्फ उसकी हम एंट्री करेंगे। उसने लिखा है कि बैलेंस पेड इन कैश, तो बुक वैल्यू यहाँ पे इररेलेवेंट है, इसकी हमने एग्रीड वैल्यू 10,000 मानी है, तो बाकी का 5,000 हमने कैश दे दिया और एंट्री हमने करनी है सिर्फ बाकी के अमाउंट की। तो कैश गया, टू कैश कर देंगे। ले कौन गया, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जितने भी सारी लाइबिलिटीज़ हैं ऑलरेडी हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन में, तो यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखेंगे मिसिस पी का। तो ये थे कुछ जर्नल एंट्रीज़। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इसके अंदर। होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। ओके स्टूडेंट्स।